नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। राजभवन में हुए 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा साहब, कमल पटेल जी, मीना सिंह जी मंत्री बनी हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे, और गोविंद सिंह राजपूत जी जो ये भी मंत्री थे, परिवहन मंत्री बनाए गए थे, इन्हें आज फिर शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले 5 नेता पहले भी शिवराज और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ सरकार में सिलावट स्वास्थ्य मंत्री और गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन मंत्री थे। ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से आप इसे समझ लीजिए क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा समीकरण है, उसको भी जानने की कोशिश कीजिएगा। तो शिवराज की पिछली सरकार में नरोत्तम मिश्रा जनसंपर्क मंत्री और कमल पटेल चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। मीना सिंह महिला और बाल विकास राज्य मंत्री रह चुकी हैं। अब सवाल यह है कि इन 5 का सिलेक्शन कैसे हुआ। इनका सिलेक्शन क्या जातिगत आधार पर, क्या क्षेत्रीयता के आधार पर, और वाकई क्या संभाग आधार पर हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों, इस पर हम बातचीत करेंगे। जरा ये रिपोर्ट भी आप देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मिनी कैबिनेट का गठन हो गया है। फिलहाल 5 मंत्रियों का ही मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह को इसमें शामिल किया गया है। नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय, जाति और राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। कोरोना संक्रमण के इस दौर के बीच हुए शपथ ग्रहण समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। शिवराज की इस मिनी मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय, जाति और राजनीतिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य और मध्य क्षेत्र से एक को कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं जातिगत समीकरण को साधने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से एक चेहरे को मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 खासमखास समर्थकों को मंत्री बनाकर राजनीतिक बैलेंस भी बनाया गया है। जिन 5 चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया, उनमें बीजेपी के सीनियर और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। ऑपरेशन लोटस में नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका रही थी। केंद्रीय नेताओं की पसंद के कारण नरोत्तम मिश्रा को मिनी कैबिनेट में शामिल किया गया। दूसरा नाम सिंधिया खेमे के चेहरे तुलसीराम सिलावट का है। मालवा से प्रतिनिधित्व करने वाले तुलसीराम सिलावट कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। तीसरा नाम भी सिंधिया खेमे में बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व करने वाले गोविंद सिंह राजपूत का है। चौथा नाम आदिवासी चेहरा मीना सिंह का है। मीना सिंह मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की नजदीकी मानी जाती है। 5वां नाम ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा कमल पटेल का है। शिवराज की विरोधी माने जाने वाले कमल पटेल को मिनी कैबिनेट में जगह मिली। इन मंत्रियों का कहना है कि आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोरोना से लड़ाई के लिए सूक्ष्म मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। सिर्फ उतना ही सोच है। कैप्टन तय करता है कि खिलाड़ी को स्लिप पे खड़ा करना है, कीपिंग पे खड़ा करना है, बाउंड्री पे खड़ा करना है। जो कैप्टन तय कर देगा, अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। आज छोटा मंत्रिमंडल इसलिए बनाया है कि और कुछ हैंड्स की जो आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री उस दिन से दिन रात एक करके काम में लगे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी आवश्यकता उनको लगी कि एक छोटा मंत्रिमंडल हम गठित करें और उसके माध्यम से काम को और गति दें। लेकिन आज ये आवश्यकता थी, कोरोना महामारी संकट के लिए निपटने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत थी। वो माननीय मुख्यमंत्री ने आज उनको शपथ के लिए राजभवन के अंदर शपथ उन्होंने ली है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ला और रामपाल सिंह को अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए बिसाहुलाल सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी को भी फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। वहीं नैनो मंत्रिमंडल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है।
पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव की वरिष्ठता और योग्यता का आज पता चला है। 1 महीने के बाद भी बीजेपी का अंतरकलह मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है। मुझे आज पता चला कि पंडित जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे पंडित गोपाल भार्गव, उनकी वरिष्ठता और उनकी अयोग्यता इतनी बड़ी थी कि उनको जगह नहीं मिली। पहले नेता प्रतिपक्ष है जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। मिनी मंत्रिमंडल की गठन के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और अलग अलग संभाग की जिम्मेदारी भी मंत्रियों को दे दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठाना बड़ी चुनौती होगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। साहब, ये मंत्रिमंडल आपके सामने है और सबसे बड़ी चुनौती जो है मध्य प्रदेश में फिलहाल ये है कि कोरोना से कैसे निपटेंगे, कैसे तैयारी आप आगे करेंगे, जमीनी स्तर पर क्या करेंगे और आगे समय में जब लॉकडाउन खुलेगा तो मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेंगी। आज ये पद सुशोभित तो हो रहा है आपके जाने से, लेकिन शायद ये कांटों भरा ताज भी हो सकता है क्योंकि यहां मुश्किलें और ज्यादा हैं। सुदेश शर्मा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रखर वक्ता है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ है। मैं किसी भी पॉलिटिकल कमेंट पर आऊं स्वदेश जी, लेकिन उससे पहले मैं गिरिजा शंकर जी के पास जाना चाहूंगा। और लगातार हर बार हर मोर्चे पर मेरी उनसे बातचीत होती रहती है मध्य प्रदेश में जब भी कुछ नया चेंजेस होता है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो मन में मेरे सवाल है, शायद जनता भी यही सोच रही होगी और कुछ लोग भी यही सोच रहे होंगे कि अब की बार शायद पार्टी के कद्दावरों की नहीं चली जी, जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व का फरमान आया एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ा। देखिए, दरअसल क्या है, कैबिनेट बनी नहीं है कायदे से। टेक्निकली कैबिनेट बन गई है, लेकिन 5 लोगों की कैबिनेट कोई कैबिनेट नहीं होती। तो जाहिर है कि ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में है, मेरे मन में है और भी लोगों के मन में है, ये रहेगा कि आखिर बहुत सारे जो वरिष्ठ हैं उनको किस तरह अभी होल्ड पे रखा गया है। तात्कालिक आवश्यकता दरअसल पार्टी ने ये समझा कि लगभग 1 महीने पूरे होने को हैं और कोरोना की जो स्थिति है उसमें जिस तरह से मुख्यमंत्री अकेले मोर्चे पर डटे हुए हैं, तो कहीं कुछ और सहयोगियों को उनके साथ जोड़ने की ज़रूरत है, ऐसा पार्टी ने महसूस किया। हालांकि यदि यही महसूस करना था तो ये काफ़ी पहले महसूस कर लेना चाहिए था, 1 महीने का इंतजार की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल कोरोना के मद्देनज़र ये छोटा कैबिनेट बनाया गया है, इसलिए इस कैबिनेट की बहुत मीमांसा नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक पूरा कैबिनेट जब तक नहीं बन जाता तब तक उसका विश्लेषण करना मुश्किल है। लेकिन मुझे ताज्जुब ये है कि कोरोना के नाम पर यदि ये कैबिनेट बनाया गया है तो कोरोना से प्रभावित जो इलाके हैं, इंदौर, मालवा, ये इलाका बुरी तरह प्रभावित है और भोपाल और उसके आसपास का इलाका मुख्यतः प्रभावित है। तो इन दोनों इलाकों से अधिक मंत्री बनाए जाते तो ऐसा लगता है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए कैबिनेट बनाई गई है। अब यदि मंत्रियों को उन जिलों उन संभागों का प्रभार दिया गया है जहां पर कोरोना का संक्रमण लगभग नहीं के बराबर है या नहीं है, तो वहां पर वो कोरोना में वो मंत्री क्या मदद करेंगे, ये मेरी समझ से परे है। दरअसल ये एक पॉलिटिकल कवायद है और ये कवायद, जैसा आपने कहा कि हाईकमांड ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि ये कैबिनेट में ये लोग शामिल होंगे और वो शामिल हो गए। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब भी जुड़ गए। कैबिनेट एक तरह से मुकम्मल कैबिनेट नहीं है और जहां तक मैं समझता हूं कि जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं समझता हूं कि अब शायद जितना विलंब इस छोटी कैबिनेट को बनाने में हुआ, पार्टी अब जो बड़ी कैबिनेट है उसको बनाने में शायद विलंब न करे और ये जो प्रश्न है या ये जो आलोचना के बिंदु उभर रहे हैं कि जिसमें वरिष्ठों को जगह नहीं दी गई, तो शायद है उसका समाधान उस फुल फ्लेश कैबिनेट में हो सके। जी, इस सवाल का जवाब शायद मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब से भी लूंगा। यहाँ पूर्व मंत्री थे वो कमलनाथ सरकार में और फिलहाल बीजेपी नेता हैं और उसी आवाज बहुत कम दर्जे के साथ हमारे साथ बैठे हैं। प्रद्युम्न सिंह जी, दिन में आपने हमारे संवाददाता से एक बात कही थी और मैं वही बात आपसे पूछूंगा क्योंकि बहुत सटीक, सधा और बहुत ही सुलझा हुआ जवाब था आपका कि मैं मील का पत्थर हूं, कोई मुझे पद की आवश्यकता नहीं थी
और किसी को तो मील का पत्थर साबित होना होगा। यानी कि ये पहले से पता था कि आप इस कैबिनेट में नहीं हैं, आपको पता था कि आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, चाहे वो किसी भी पद के लिए, और वो इंतजार आप कर रहे हैं। आपकी चेहरे की खुशी ये बता रही है कि आपका इंतजार आपको एक मुकम्मल पद तक जरूर ले जाएगा। मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ जी कि ये जनता का सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर सेवा करने के लिए आया। राजनीति एक समाज सेवा करने का माध्यम है, और बचपन से जब से मैंने राजनीति शुरू की है आज तक एक घटनाक्रम ऐसा नहीं होगा कि संकट के समय में ये जनसेवक जनता के बीच नहीं रहा हो। ग्वालियर का जेसी मिल बंद हुआ तो 5 बार जेल यात्रा, जब शहर गंदे पानी से जूझ रहा था उसके लिए संघर्ष, ग्वालियर जब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लड़ रहा था उस समय जेल यात्रा हो। ये सारे काम, ये संघर्ष और ये जनसेवा मेरा लक्ष्य है। पद, एक पद से आप देखो व्यक्ति सुशोभित होता है, एक व्यक्ति के कारण पद सुशोभित होता है। तो ये हमको तय करना है कि हमें क्या बनना है। बिल्कुल। और मैं आपसे कह दूं कि मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आया था, हमारे नेता माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे। हम जन सेवा करने के लिए आए हैं, हम पद का सौदा करके नहीं आए हैं। हम सेवक हैं, और कोई ना कोई सेवक नींव का पत्थर बनता है। देखिए प्रद्युम्न जी, और जब नींव का पत्थर मजबूत होगा, आप हमेशा उनके चरण छूते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि शायद हो सकता है कि वो नींव का पत्थर मैं हूं, उन्हीं की सिफारिश हो सकती है, उन्हीं का ये कह सकते हैं कि दबाव भी हो सकता है, या उनका आप जिस तरह से सोचते हैं कि आशीर्वाद भी हो सकता है कि आपको मंत्री पद मिला था। अब जब एक सीनियर नेता बीजेपी का इसमें शामिल नहीं है, वो सीनियर नेता जो नेता प्रतिपक्ष रह चुका है, गोपाल भार्गव जी नहीं है, तो क्या स्ट्रेटेजी क्या रही होगी जब आप लोग बाहर थे, बैंगलोर में थे, जब वापस आए इस कोरोना काल के बीच? क्योंकि ये संकट का समय हम भी जानते हैं, इस संकट के समय में मीडिया भी राजनीति नहीं करेगी, लेकिन जब दोनों पार्टियां राजनीति करेगी तो हम उसकी बात जरूर करेंगे। तो क्या आपको कुछ ढांढस दिया होगा आपके साथ के लोगों को, क्योंकि आप ही नहीं, बाकी लोग भी अभी नहीं हैं, इसमें शामिल नहीं है, तो ये कहा होगा कि 3 तारीख के बाद देखेंगे, अभी रुकिए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ढांढसा किस बात की? मैं ईश्वर का कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, ऋणी हूं अपने माँ बाप का, ईश्वर का और जनता जनार्दन का, कि मुझ जैसे बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत पैसे वाला नहीं हूं, बहुत सुंदर नहीं हूं। सर, राजनीति में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। मान और सम्मान मिला, और उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। जी कहिए प्रद्युम्न जी, अपनी बात पूरी रखिए। मेरी कोई लड़ाई पद की नहीं है, मैं आपको ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जी चलिए, मैं इस पर एक बार और गिरिजा शंकर जी का कमेंट लूंगा, उसके बाद मैं रोक रहा हूं सर, आपको रोक रहा हूं, आपको मैं रोक रहा हूं, फिर स्वदेश जी के पास जाऊंगा। स्वदेश जी, माफी चाहूंगा आपसे, थोड़ी सी और आपको यहाँ समय आपको लगेगा आपके पास आने में। गिरिजा शंकर जी, एक बड़ा कैबिनेट आप कह रहे थे कि अभी फिलहाल एक छोटी सी कैबिनेट, मेरा सवाल यही है, मन में विचार यही है, और जब भी मैं फेसबुक लाइव पर जाता हूं तो मेरा दर्शकों से भी यही सवाल रहता है, वो भी बताते हैं, जब हम जनता से कनेक्ट होते हैं तो वो भी हमें ये बताती है कि जब फिलहाल ये 5 चेहरे, जिनमें से हम 2 की तो बात मान सकते हैं कि 2 सटीक थे, बाकी चेहरों का क्या क्षेत्रीयता के आधार पर, जाति के आधार पर सिलेक्शन हुआ है, या फिर सीनियर नेताओं ने सिलेक्शन किया है, या पार्टी संगठन ने सिलेक्शन किया है, या फिर जो संघ की रणनीति के आधार पर नाम दिए गए थे उनका सिलेक्शन है? ये सिलेक्शन किसका है?
सिलेक्शन नामों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये संगठन के ओर से ये सारे कुछ तय किया गया है और इसमें आज भी और आने वाले समय में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, ये बड़ी चिंता, ये सवाल भी बहुत उठता रहा है कि जो बीजेपी में शामिल हुए 22 विधायक हैं जो सिंधिया के साथ आए हैं, उनका भविष्य क्या हो गया या उनके साथ बीजेपी का तालमेल क्या होगा। तो इसका जवाब तो इस कैबिनेट से मिलता है। लगभग 60-40 का रेशो मंत्रिमंडल में दोनों के साथ में है और यही मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब बड़ा मंत्रिमंडल बनेगा, विस्तारित मंत्रिमंडल बनेगा, तो दोनों के बीच यही अनुपात आगे भी बना रहेगा। और जब यह अनुपात बना रहेगा तो जो प्रद्युम्न सिंह जी जो आज धैर्य दिखा रहे हैं और जो तो शायद है उनका प्रतिफल उनको वहां मिलेगा। वो बड़ी अच्छी बात है कि वो किसी तरह का कोई असंतोष या उस तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब पूरी, लेकिन सर फिलहाल तो असंतोष नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव में इनको जाना है, तब ये विवेचन आने वाले चुनाव में इनको जाना है। और अगर थोड़ा बहुत भी असंतोष मन में आया तो स्थिति दाएं बाएं हो सकती है, क्योंकि अब यहां कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस से ही हो गई है। मैं उसी कारण कह रहा हूं। हाँ, मैं उसी कारण कह रहा हूं कि मेरा ऐसा अनुमान है कि बीजेपी हाईकमांड भी और मुख्यमंत्री भी इस बात को महसूस करेंगे कि इन 5 लोगों को कैबिनेट में लेने से बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर हैं, वो बहुत सहज होंगे, ऐसा नहीं है। और उस असहजता को दूर करने के लिहाज से अब शायद लॉकडाउन खत्म होने का 3 मई का शायद इंतजार न हो और उसके पहले ही कैबिनेट का विस्तार पार्टी करना चाहेगी, ये मेरा अनुमान है। जी चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं आपसे स्वदेश जी कि मैं अभी आपका रिएक्शन नहीं ले पाया। ब्रेक के बाद आऊंगा और बिल्कुल आपको समय दूंगा और पूरा रिएक्शन आपका लूंगा, पूरी बातचीत आपके साथ करूंगा और बिना किसी भूमिका के सीधे स्वदेश शर्मा साहब के पास पहुंचूंगा। स्वदेश जी, सबसे पहले तो इस कैबिनेट को देखकर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि विभागों का बंटवारा तो हुआ नहीं है, कांग्रेस हमेशा से कहती रही स्वास्थ्य मंत्री चाहिए, गृह मंत्री चाहिए, मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन रहा है, फिर बाकी मैं किसी और विषय पर जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो कैबिनेट तैयार हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? स्वदेश जी का शायद ऑडियो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। स्वदेश जी जरा आप एक बार ऑडियो टेस्ट करें, ऑडियो पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है आपका। स्वदेश जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो, नमस्कार, प्रद्युम्न सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है प्रद्युम्न जी। हाँ स्वदेश जी आप अपनी बात रख सकते हैं तुरंत, समय कम है। जी हाँ। तो जहां तक मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री अकेले कार्य करें। उनके मुख्यमंत्री अगर बने तो निश्चित उनकी कैबिनेट बनना चाहिए, मंत्री परिषद होना चाहिए। अब हमारा संविधान भी हमें कहता है, अनुच्छेद 163, 164 1 ए में ये वर्णित है, उल्लेखित है कि कोई भी मुख्यमंत्री अकेला और मंत्री परिषद में कैबिनेट की बैठक नहीं कर सकता। अगर करेगा तो प्रस्ताव भेजेगा राज्यपाल के यहाँ, कोई भी नियम कानून कायदा बना करके, तो राज्यपाल उसके लिए बंधक नहीं होता, बंधनकारी नहीं होता। मंत्रिमंडल होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 मंत्री होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश आज कोरोना के दौर से गुजर रहा है, तो कम से कम मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए था। इसने तो आज ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा अंतर कलह है और अंतर कलह के चलते मंत्रिमंडल को ये वृहद रूप न दे सके। हमारे मित्र बहुत बचपन के हम लोग साथी हैं, हम और प्रद्युम्न भाई, ये अपनी विचारधारा इनकी जो रही उसको जेब में जरूर रख लिया है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि विचारधारा ये जेब में रख लिया, मतलब विचारधारा जेब में आ गई कैसे? उसके साथ कुछ क्या आरोप का आधार क्या है? देखिए, मैं इनका बचपन का मित्र हूं, मैं इनका साथी हूं, मैं इनकी विचारधारा कुछ बात आपको पता है तो खुलकर बोलिए। जे अपने आप को कैसे वहां से हट पाएंगे। मैं सोच रहा था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हमारे मित्र को उसमें शामिल किया जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति जनता के बीच काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के उसका कोई मूल्य नहीं है, इन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा है, तो हम ये चाहते थे ग्वालियर संभाग के लोग कि हमारे भाई को जरूर मंत्रिमंडल में पहुंचाया जाए। देखिए ये उनकी महानता है, लेकिन वो जैसी सेवा करते हैं, जन सेवा करते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। एक बात समझ में नहीं आ रही स्वदेश जी,
आप एक तरफ उन्हें महान कह रहे हैं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं उन्होंने अपने विचारों को जेब में रख लिया। ये कहना क्या चाहते हैं, आप इस तरह कह दीजिए। देखिए जहां तक मैं समझता हूँ, जितने जुझारू व्यक्तित्व हैं, इनके जुझारूपन को मैंने किशोरावस्था से अब तक देखता आया हूँ। हमारी पार्टी में नहीं है, अब ये चाहे कितने भी जुझारू हो, मैं अच्छे नहीं लगेंगे। सुनते आई, अब ऐसी पार्टी में चले गए हैं अपनी विचारधारा को त्याग के, जिसमें आडवाणी जैसे व्यक्ति को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि इनका क्या होगा, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हमारे मित्र प्रद्युम्न भाई को जरूर कैबिनेट में दर्ज महत्व दिया जाएगा और मंत्री की आवश्यकता भी है। जैसे कोरोना से हम जूझ रहे हैं, निश्चित तौर पर 5 मंत्री पर्याप्त नहीं है। क्या क्या दिखाएगा ये कोरोना काल। प्रद्युम्न सिंह जी, आपके बहुत अच्छे मित्र आपसे कह रहे हैं कि वो बहुत जुझारू हैं, कर्मशील हैं, सब कुछ है, बचपन से उनके आपके वो संघर्ष को देखते आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने विचारों को जेब में रख लिया। मैं ये समझ नहीं पाया, जरा बात क्या कहना चाह रहे थे, आप समझा दीजिए। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो जो बात कर रहे हैं कि मैंने विचारधारा को जेब में नहीं रखा है, इसमें थोड़ी सी समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि कोई यूं ही अपना घर नहीं छोड़ देता, परिवार नहीं छोड़ देता। बिल्कुल। अगर मैं कहना चाहता हूं कि ये 15 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, उसकी पत्नी का ट्रांसफर, उसके भाई का स्थानांतरण जो यूनाइन है वो नहीं हो रहा हो, ग्वालियर का जो जेएच हॉस्पिटल 1000 बिस्तर का जी बनना है, जो उसके लिए बजट नहीं मिल रहा हो, ग्वालियर का युवा बेरोजगार होकर घर बैठा हो या पलायन कर रहा हो, दूसरी जगह रोजगार के लिए जा रहा हो अपने माँ बाप का साथ छोड़कर, तो मुझे उनकी आवाज बनना चाहिए था कि नहीं, जिन्होंने मुझे चुना था। और आप ये देखिए कि 15 महीने के कार्यकाल में इस जनता के सेवक ने कैबिनेट में दृढ़ता के साथ अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। जी, जब पूरे मध्य प्रदेश को शराब के हवाले किया जा रहा था, उस समय भी ये जनता के सेवक ने उसका कड़ा विरोध किया, ग्वालियर के हकों की आवाज को उठाया। चलिए, हमने तो वो तस्वीर भी देखी है, लेकिन मेरा सवाल यही था कि ये दोस्ती और विचार में मतभेद क्यों आ गया? सड़कों पे क्या ये सिर्फ पार्टी की वजह से है? सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। सड़कों पे उतरेंगे तो आप मेरी बात नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए जी, कि जो अपमान उनसे कहा गया उतर जाओ सड़कों पर, क्या उस परिवार के मुखिया का दायित्व नहीं बनता था? अगर माँ कह देती है बेटा घर से निकल जाओ, तो बाप बेटे को मनाने के लिए जाता है। तो क्या श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अपमान किया गया, कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता उनके पीठ पर हाथ ठोकने के गया, जिसके चेहरे के नाम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उसको किस तरीके से दूध में से मक्खी निकाल करके फेंका गया? तो क्या वो जनता के सम्मान के लिए घर बैठ जाए या जनता के सम्मान के लिए सड़क पर उतर कुछ जाए? कह रहे हैं, आप ही की बात पर कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। सुरेश जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। सुरेश जी अपनी बात रखिए। सड़क पर उतरे और वो काम मैं पूर्व मंत्री अपने मित्र प्रद्युम्न भाई ये जान लेना चाहता हूं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कहने पर 50-50 पार्टी ने टिकट दिए, उनको कई बार सांसद जुड़ने के बाद मंत्री बनाया। यहां तक के ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष सब उनकी मंशा के अनुरूप रहे, और कांग्रेस में उनका जो कद, उनका मान सम्मान था, है और आगे भी रहेगा। मैं नहीं समझता हूं कि उनका सम्मान कम हो जाएगा, लेकिन मित्र ये काफी नहीं है, ये कहना उचित नहीं है कि उनका सम्मान नहीं था। उनका सम्मान ना होता तो उतने कहने पर इतने सारे मंत्री बना दिए जाते। आप खुद ही सोचिए। ऐसा लग रहा है, मैं रोक रहा हूं आपको सुरेश जी। गिरिजा शंकर जी, अब फिलहाल ये है कि अपनों को भी साथ कर रखना है, कोरोना से भी लड़ना है, और आने वाले समय में जब लॉकडाउन खत्म होगा, चुनौतियां ज्यादा होंगी ऐसे क्षेत्रों में जहां कोरोना फैल रहा है, और ऐसे क्षेत्र जहां अभी फिलहाल कोरोना नहीं है। अभी फिलहाल चुनौतियां कम नहीं हुई है, ये कोई खुशी मनाने का या फिर बीजेपी के लिए कि हमने मंत्री पद दे दिया है, या उन मंत्रियों के लिए भी जो मंत्री बन गए, फिलहाल वो खुशी तो अंदर ही अंदर मनाए, लेकिन अभी उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। क्या मानते हैं आप?
नहीं, किसी भी मंत्री ने आज देखिए कि उनसे जब प्रतिक्रिया मांगी गई मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर, तो किसी मंत्री ने खुशी जाहिर नहीं की, बल्कि उसने कहा कि ये चुनौती है और कि संकट से मुकाबले का अवसर है, इसलिए इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये दरअसल जो कैबिनेट बनी है वो भले ही ये कहा जाए कि कोरोना से निपटने के लिए कैबिनेट बनाई गई है, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है कि जिसमें कि जो दबाव बन रहा था कि पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी कि शिवराज सिंह अकेले मुख्यमंत्री के रूप में, सर समय कम है, आपकी बात से मैं समझ गया कि ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से पॉलिटिकल फैट कितना बर्न होगा ये अब देखना होगा। और सवाल ये है कि इन मंत्रियों पर जो जिम्मेदारी दी गई है, राजनीति बात की बात है, आपको तो पहले निपटना ही इस कोरोना से है। क्या आगे स्थिति बनती है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, सुदेश जी आपका, प्रद्युम्न सिंह साहब आपका भी, और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी आपका भी। नमस्कार।